चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। अब तक कुछ चल रही है लेकिन होपफुली हमारा वो नहीं होगा जी, नहीं है कोई बात नहीं यार, हम हसूल इल्म के लिए गर्मी बर्दाश्त करेंगे। ओके जी। सो लास्ट क्लास में हमने मशीन लर्निंग की इंट्रो किया था। आज हम थोड़ा सा सीरियस काम करना शुरू करते हैं। काफ़ी इंट्रो हो गया। तो हमने दो किस्में पढ़ी थी मशीन लर्निंग की, और भी हैं लेकिन लेट्स से कि सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, राइट। सो कोई बता सकता है कि क्या फ़र्क था? यहाँ तक ये सीधी में उसकी रिफ्लेक्शन आती है। चलें जी, डायरेक्टर ने हमें बताया है कि ऑनलाइन ऑडियंस के लिए। ओके, सो मशीन लर्निंग दोबारा लिख लेते हैं कि हमने दो किस्में पढ़ी, सुपरवाइज्ड। अब मैं थक गया हूँ तो मैं सिर्फ सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड नीचे लर्निंग दोबारा नहीं लिखी। ओके, सो कौन बताएगा कि क्या फ़र्क था? सर सुपरवाइज वो होता है जिसको हम डाटा देते हैं और उसको पहले से बता देते हैं क्या करना है। अनसुपरवाइज वो होता है जिसको हम डाटा तो देते हैं लेकिन कंप्यूटर उसको सपोर्ट भी होता है कि हमें। ठीक है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि सुपरवाइज में हमें राइट आंसर्स नोन होते हैं विद अ डाटा सेट, और हम उन राइट आंसर्स की रोशनी में मशीन को लर्न करवाते हैं कि भाई तुम सीख लो, ठीक है। और अनसुपरवाइज में होता है कि हम उसको डाटा सेट देते हैं और उसको कहते हैं यार खुद ही ढूंढो कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। एक थी रिग्रेशन और एक थी क्लासिफिकेशन। ये भी मैंने बताया था, मेरा ख्याल है थोड़ा सा बताया था। किसी को याद है क्या बताया था रिग्रेशन और क्या बताया था क्लासिफिकेशन? रिग्रेशन तो होता है कि वो इनपुट की बेस पे प्रेडिक्शन करता है, जिस तरह हम कह लेंगे दोनों इनपुट की बेस पे प्रेडिक्शन के वो से क्लासिफाई करता है दो चीज़ों के डिफरेंस। जिस तरह हमने देखा था स्पैम और नॉट स्पैम हमारी पूरी में उनको, और रिग्रेशन में इस तरह से कि मार्केट में हम देख लें कि कौन सी चीज़ सेल हो रही है, तो तीन आइटम्स हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा आइटम आने वाले 2 मंथ्स में ज़्यादा सेल होगा जी। सो जो इधर इन दोनों में हमने जो फ़र्क रखा था कि इसमें भी ऑलरेडी राइट आंसर्स नोन थे, अब इसमें भी दोनों में राइट आंसर्स नोन है। इसमें जो हम चीज़ प्रेडिक्ट कर रही हैं वो आप समझें कि वो काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, ये कॉन्टिन्यूस आउटपुट है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे आउटपुट इज़ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। और क्लासिफिकेशन में आपकी आउटपुट जो है ना वो डिस्क्रीट है, ठीक। सो डिस्क्रीट से क्या मुराद है? हो सकता है कि 3-4 किस्म की चीज़ों में क्लासिफाई कर रहे हो। कुत्ते बिल्ली में फ़र्क कर रहे हो कि कुत्ता है कि बिल्ली है कि कोई और जानवर है, ठीक है। बंदों में फ़र्क कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में आ जाएगा। जो जिसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है बाइनरी क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि आपने कहना है कि भाई इस तस्वीर में कोई बंदा है भी कि नहीं, ठीक है। तो ये एक बाइनरी क्लासिफायर बन गया, ठीक है, कि बंदा है या कोई और चीज़ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, ठीक। ओके, सो ये तो कोई रिकैप हो गया जो हमने लास्ट टाइम किया था। वहीं से कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा जो हमने सुपरवाइज लर्निंग को देख लिया था उसको दोबारा आगे देख के कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सुपरवाइज लर्निंग में हमने एग्जांपल की थी, ये यूएस में पोर्टलैंड ओरेगन का एक डाटा सेट है हाउसिंग प्राइसेस का, उससे काइंड ऑफ उसकी एग्जांपल लेते हुए कि आपको पहले से डाटा गिवन हो कि इतने साइज़ का हाउस इतने में फ़रोख्त हुआ, इतने डॉलर्स में, कितने थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में फ़रोख्त हुआ, तो उसको आप प्लॉट कर दें। एक एक्सेस में आप कह देंगे भाई साइज़ इन स्क्वायर फीट, एक एक्सेस पे आप कह दें कि उसकी प्राइस कितनी है। तो कुछ इस किस्म का शेप आ जाती है, ठीक है। और हम इसका प्रेडिक्टर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सुपरवाइज लर्निंग में हमने कहा था राइट आंसर्स ऑलरेडी गिवन है, ठीक है।
रिग्रेशन का हमने कह दिया कि प्रोडिक्ट कॉन्टिन्यूस वैलिड आउटपुट, क्योंकि प्राइस जो है हमने प्राइस प्रोडिक्ट करनी है और प्राइस जो है वो कोई डिस्क्रीट चीज़ नहीं है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि यार मैं तो उसको रुपयों तक तो ग्रैनुलैरिटी आ जाएगी या डॉलर्स तक आ जाएगी या सेंट्स तक आ जाएगी, ठीक है। तो प्योरली ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्टीन्यूस इन द सेंस ऑफ कॉन्टीन्यूस हो गया आप टू इन्फिनिटी उसकी ग्रैनुलैरिटी लेके जा सकें, लेकिन मोर लेस ब्रॉडली स्पीकिंग कॉन्टीन्यूस हो, 3-4 चीज़ों में ना आपने करना हो बल्कि कोई नंबर आपने आउटपुट करना हो, ठीक है, तो उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। ओके, सो एक और एग्जांपल है, ये मैं फिर बोर्ड पे आ जाता हूँ, वो है ब्रेस्ट कैंसर की। ये मैंने लास्ट टाइम ये भी शायद दी थी कि नहीं दी थी, आई डोंट रिमेंबर, ठीक है। सो दी थी है ना कि नहीं दी थी। सो लेट्स से कि आपके पास डेटा सेट है जिसमें आपकी एक तरफ है ट्यूमर का साइज, ठीक है, ट्यूमर का साइज, और दूसरी तरफ ये है कि वो मैलिग्नेंट है कि नहीं है, ठीक है, मैलिग्नेंट है कि नहीं है। ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैलिग्नेंट का मतलब है कि वो कैंसरस है, बेनाइन का मतलब है कि वो कैंसरस नहीं है। और हमारे जिस्म में ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि बाज़ का बेनाइन होते हैं, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता, बस होते हैं, ठीक है। फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं या कुछ इस किस्म की चीज़ें जो कि आपके इकट्ठे हो जाती हैं एक जगह पे, लेकिन वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आप टच करेंगे तो आपको फील होगा कि इधर कोई गिल्टी सी है, कुछ चीज़ है, लेकिन वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर वो कैंसरस हुई तो वो ओवर टाइम ग्रो करती रहेगी और इवेंचुअली फिर कहते हैं इट कैन लीड टू डेथ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चल सके कि वो मैलिग्नेंट है कि नहीं है। तो लेट्स से कि हमारे पास कोई डाटा सेट है जिसमें हम कहते हैं कि ये मैलिग्नेंट है या नहीं है, तो इसका मतलब है अब इसकी आउटपुट हो जाएगी इधर 0 या 1। 1 का मतलब है 0 का मतलब है नहीं है। तो आपने कहा कि भाई इस साइज़ का एक ट्यूमर था, वो मैलिग्नेंट था या बिनाइन था, ये भी बिनाइन था। फिर आपने कहा लेट से कि एक मैलिग्नेंट आ गया, ठीक है, तो लेट से मैं कहता हूँ कि उसको इस जगह पे क्रॉस लगाता हूँ, चलो ठीक है, इधर आ गया तो इसका मतलब है कि वो मैलिग्नेंट था, फिर कुछ बिनाइन आए, फिर बिनाइन आए, ठीक है। और लेट से कि इससे बड़े साइज़ के जो थे वो बिनाइन आए कुछ या मैलिग्नेंट, तो कोई भी आपका इसमें हो सकता है। टिपिकली इसकी कोरिलेशन शायद उलट होगी कि थोड़ा सा बड़े साइज़ का ज़्यादा मैलिग्नेंट होने का चांस होगा, लेकिन मैंने जो इस वक्त बना दिया वो थोड़ा सा उल्टा बना दिया, लेकिन एनीवे ठीक है कि मैलिग्नेंट है कि नहीं। इसी को आप यानी बाज़ का हम रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं विजुअली। कई दफ़ा आप इसको एक लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप इसको कहें कि यार जो मैलिग्नेंट है उसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दूंगा और जो बेनाइन है उसको मैं 0 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये मेरे पास इस तरह के आ गए, ठीक है। तो अब कोई मुझे ये बताए कि मुझे कोई इनपुट दे ट्यूमर साइज और मैंने प्रेडिक्ट करना हो कि वो मैलिग्नेंट है कि नहीं, तो मुझे कोई तरीका उसका निकालना पड़ेगा। तो डिपेंड्स, इस डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमें बहुत ज़्यादा मालूम नहीं हो रहा कि कैसे करें, तो मे बी हमें कुछ और फीचर्स चाहिए उसके, कुछ पता चल सके जिससे कि वो मैलिग्नेंट है कि नहीं, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर इस किस्म का केस हो तो क्या ये रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है? इसमें हमारी आउटपुट क्या है, 1 है या 0 है, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रीट आउटपुट है, या मैलिग्नेंट होगा या नहीं होगा। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है। सो काइंड ऑफ आपकी क्लासिफिकेशन है बिकॉज 0 या 1 आउटपुट आ सकती है। और ऑब्वियसली इसके अलावा मैंने एग्जांपल्स दी जिसमें 1 या 0 से ज़्यादा भी रह सकती हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट के मेरे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, एज और ट्यूमर साइज, सॉरी एज और साइज, उसकी बेस पे मैंने बताना होता, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं कहता कि एक तरफ मैंने रख दी एज और एक तरफ रख दिया साइज, और लेट्स से कुछ इस किस्म की हमारी बनती हैं कि ये सारे मैलिग्नेंट बन रहे हैं और ये सारे जो है ना ये बेनाइन बन रहे हैं, ठीक है। विच रफली मीन्स के कम एज पे आपके ज़्यादातर जो ट्यूमर्स हैं वो बेनाइन हैं, और ब्लड से के ज़्यादा एज पे जाकर मैलिग्नेंसी के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और कम साइज़ वाले बेनाइन हैं, थोड़े ज़्यादा साइज़ वाले टिपिकली मैलिग्नेंट होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, ठीक है।
और लेट से कि आपके किसी दोस्त को ट्यूमर हुआ और उसने आगे आपसे पूछा कि यार तुम मशीन लर्निंग पढ़े हो तो तुम मुझे बताओ क्या चांसेस हैं, और आपके पास ये डेटा सेट पड़ा हुआ था, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे कि मैं मशीन लर्निंग की टेक्निक लगाकर इसको देख सकता हूँ और मैं तुम्हें रफली बता सकता हूँ, ठीक है। तो मे बी मैं अगर लीनियर क्लासीफायर पढ़ें, अभी आप बिल्कुल शुरू में थे, तो आप कोई इस किस्म की लाइन लगा देंगे और आप कहेंगे कि अगर इस लाइन से उस तरफ हुआ तो मैलिग्नेंट होगा और इस तरफ हुआ तो बेनाइन होगा, ठीक है। तो ये वाला काम हम काइंड ऑफ इसको फिर हम कहेंगे कि हमने एक क्लासीफायर बनाया जो बता सकता है कि मैलिग्नेंट है या बेनाइन। अच्छा, ऑब्वियसली ये अभी तक हम 2 वेरिएबल में डील कर रहे हैं, ठीक है। 2 वेरिएबल में हमारा ग्राफ बनाना बड़ा इजी है, हम विजुअली भी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर हमारे पास थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन हो तो हम ज़्यादा बेहतर गैस कर सकते हैं, ठीक है। टिपिकली बेनाइन और मैलिग्नेंट चेक करने के लिए आप और फैक्टर्स भी रखते हैं, ठीक है, जिस तरह क्लाम थिकनेस, यूनिफॉर्मिटी ऑफ सेल साइज, सेल शेप। अगर ये वाली इन्फॉर्मेशन भी निकल सकती हो किसी तरह तो आप उसकी बेस पे ज़्यादा बेहतर गैस कर सकते हैं, ठीक है। जो मैलिग्नेंट होते हैं वो काइंड ऑफ, अगर आप अंदर से ट्यूमर का मेमोग्राफ वगैरह देखें तो वो उनकी शाखें निकली होती हैं, ठीक है, इस किस्म के होते हैं, ठीक है। उनकी वजह से जो बाहर की स्किन है वो काइंड ऑफ खिंची हुई होती है थोड़ी सी, और वो जिस तरह किन्नू का छिलका होता है उस तरह की समझें हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसलिए भी बता रहा हूँ कोर्स से हट के कि खुदा ना खास्ता किसी को कभी ट्यूमर महसूस हो, पाकिस्तान में टैबू समझे जाते हैं ना, कई बातें की नहीं जाती, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर जो है वो 1 in 8 होता है जनरली, वो 8 औरतों में से किसी एक को हो जाता है, तो उस पर बात नहीं होती कि शर्म आ रही होती लोगों को बात करने की, लेकिन होना नहीं चाहिए, यानी हर एक को अपना चेकअप करना चाहिए। इसी तरह मर्दों को भी कहीं पे गिल्टी महसूस हो तो उन्हें भी देखना चाहिए। तो वो जैसे ही पता चले कि कोई आपको गिल्टी किसी जगह पे है उसी वक्त आपको एक्सपर्ट्स के पास चला जाना चाहिए, और मोटी मोटी बाहर की आउटलुक से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, बिकॉज टाइम क्रिटिकल होता है इस केस में। इफ़ यू आर इन स्टेज 1 और 2 तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल है ऑलमोस्ट, ठीक है, कि आपका ट्यूमर निकल जाएगा, कीमोथेरेपी हो जाएगी, बच जाएंगे। अगर आप 2 से आगे चले गए तो फिर आप कहते हैं तब निकल तो फिर भी जाता है, लेकिन तब देयर इज़ ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ कि वो दोबारा हो जाएगा, ठीक है। तो वो एक बुरा सा साइकिल शुरू हो जाए। एनीवे, सो सीरियस हो गए हम, तो वापस आते हैं थोड़ा सा नॉर्मल हो, ठीक। ओके, सो कहने का मकसद ये है कि जो बाकी वेरिएबल्स हैं, जब मेरे पास 2 वेरिएबल हों तो तब तो मैं कोई ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लूँगा। व्हाट अबाउट मेरे पास 10 वेरिएबल हैं, तो अब क्या करूँगा? अब तो मेरे पास कोई ग्राफ नहीं है, अब मैं लाइन किधर लगाऊंगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो ये जो लाइन लगाने वाला काम है ये मैं डाटा को देख के, आँखों से देख के मैं लाइन लगाऊँ, ठीक है। बिकॉज 10 वेरिएबल में तो जिस तरह वो होता ना कि मैप हम बना रहे थे तो 4 वेरिएबल तक तो बन जाता था, वो 5 आ जाएं तो फिर दिमाग की दही बन जाती। तो इसमें भी आप अगर खुद से करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके फिर तरीका है कि उसके लिए आप एल्गोरिदम्स बनाते हैं। जो एल्गोरिदम्स बनाने का नॉर्मल तरीका ये होता है कि आप उसको ट्यून उतने ही वेरिएबल्स से स्टार्ट में करते हैं जो कम हो, लेकिन एल्गोरिदम जब एक दफ़ा बन गया तो वो ज़्यादा वेरिएबल पे भी चल जाएगा, ठीक है। और इसके हम बाद में डिफरेंट एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे कि वो कैसे हो सकते हैं। एक तो आज ही हम पढ़ना शुरू कर देंगे और फिर बाद में हम इसके अलावा एल्गोरिदम्स भी देखेंगे क्या, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जो ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, असल में टिपिकली हमारे पास जो फीचर्स होंगे जिनकी बेस पे हमने क्लासिफाई करना हो चीज़ों को, वो 3-4 नहीं होंगे, वो हो सकता है थाउजेंड्स हो सकता है मिलियंस हो, ठीक है। तो बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, और उनकी बेस पे हमें करना होगा। सो वी नीड एन एल्गोरिथम, ठीक है। ओके, सो 2 हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि जिसमें हमने गेज करना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें से क्लासिफिकेशन की हैं और कौन कौन सी रिग्रेशन की हैं, ठीक है। सो आपके पास, इफ़ यू आर रनिंग अ कंपनी और आपके पास 2 तरह के प्रॉब्लम्स हैं, यू हैव अ लार्ज इन्वेंट्री ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स, यू वांट टू प्रेडिक्ट हाउ मेनी ऑफ दीज आइटम विल सेल ओवर नेक्स्ट 3 months, ठीक है। सो आपके पास बहुत सारे एक ही तरह के आइटम्स हैं और आप देखना चाहते हैं कि उनमें से कितने सेल होंगे। एक ये प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरा ये है कि you'd like software to examine individual customer accounts and for each account decide if it has been hacked या हैक तो नहीं हुआ,
ठीक है। तो आपकी कंपनी में 2 प्रॉब्लम है, तो क्या ख्याल है आपका, क्या ये दोनों क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम 1 क्लासिफिकेशन है, दूसरा रिग्रेशन है, या पहला रिग्रेशन है दूसरा क्लासिफिकेशन है, या बोथ ही रिग्रेशन है? कौन सी ऑप्शन आपको लगती है? पहला रिग्रेशन है कि उसको prediction वगैरह, दूसरा क्लासिफिकेशन है, 2 चीज़ें डिसाइड करना है, स्पैम है। सो सेकंड वाले में हमने डिसाइड करना है कि स्पैम हाईजैक्ड है या नहीं है अकाउंट, ठीक है, स्पैम तो नहीं हाईजैक हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो 1-0 आउटपुट है काइंड ऑफ, या हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। पहला वाला जो है उसमें हमने नंबर ऑफ आइटम्स कितने सेल हुए हैं वो बताने हैं, ठीक है, और वो इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 105 हो, 107 हो, जो भी आपने करना है। तो इट्स मोर लाइक अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ठीक है। अगेन उस तरह से कॉन्टिन्यूस नहीं होगा कि 3.5 आइटम सेल हो, ठीक है, लेकिन काइंड ऑफ एवरेज उसकी इतनी भी जा सकती है। लेकिन इसमें भी एक वो था ना कि आप किसी पुराने ज़माने के बंदे को कहो कि लोगों पाकिस्तान में एवरेज फैमिली साइज 3.5 है, तो वो कहेगा हैं ये आधा क्या होता है ठीक है। तो लेकिन क्योंकि उसे एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो एवरेज काइंड ऑफ इधर पॉइंट्स में भी आ सकती है, बट वो ना भी हो तो स्टिल इट्स काइंड ऑफ कोई 3-4 चीज़ों 10-12 चीज़ों में हमने नहीं क्लासिफाई करना, बल्कि एक पूरी नंबर रेंज है, तो इट्स अ रिग्रेशन प्रॉब्लम। ओके, सो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि जो हमने डिस्कस की हुई है, लेकिन उसमें हमें पहले से कोई डाटा सेट नहीं दिया। ये हमने पहले तो सुपरवाइज का केस देखा जिस तरह ट्यूमर में या इसमें। अनसुपरवाइज में आपके पास बस डाटा है, ठीक है, और आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये एक क्लस्टर ऑफ डाटा है, ये दूसरा क्लस्टर ऑफ डाटा, ठीक है। सो काइंड ऑफ इसकी कई क्लस्टरिंग के एल्गोरिदम्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग है, ठीक है, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म भी है। मैंने कभी एक ज़माने में आज से 20 साल पहले थोड़ा सा काम किया था एक्स मीन्स क्लस्टरिंग के ऊपर, ठीक है। इसी तरह ये गूगल न्यूज़ की एग्जांपल थी कि जब आप news.google.com पे जाएं तो वो आपको मुख्तलिफ सोर्सेज से इकट्ठे करके दे देता है ख़बरें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बहुत पुरानी है, कोई ऑयल की का स्पिल ओवर हुआ था, तो न्यूज़ उसने एक ही काइंड ऑफ इकट्ठे करके दे दी, और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो 3 डिफरेंट सोर्सेज से मिल रही होगी उसको इसने किसी तरह क्लम्प कर दिया कि ये असल में एक ही न्यूज़ है जो कि डिफरेंट सोर्सेज पर दी हुई है, ठीक है। तो इसको भी हम काइंड ऑफ क्लस्टरिंग ही कह सकते हैं। जीन्स के हिसाब से भी क्लस्टरिंग हो जाती है कि लोगों को डिफरेंट जीन टाइप की बेस पे ग्रुप कर सकें कि इस जीन टाइप के लोग दूसरे जिस जीन टाइप के लोग, तो ये डिफरेंट कलर्स जो हैं ये डिफरेंट जीन्स को शो करें, ठीक है। और इसके अलावा काफ़ी सारी एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल ये जो डाटा सेंटर में जिस तरह के वर्कलोड्स हैं, उन वर्कलोड्स के हिसाब से टाइप ऑफ मशीन्स को क्लस्टर करना, ठीक है, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम बन जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन करना जो बड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम बन जाता है जिस वक्त जो शायद सबसे रिवॉर्डिंग प्रॉब्लम बन जाता है इन अ सेंस कि आप अगर आइडेंटिफाई कर सकें कि किस बंदे को कौन सा इश्तिहार दिखाना है या किस बंदे को क्या करना है, तो वो भी एक तरह की मार्केट सेगमेंटेशन है ना। तो जिस तरह ये फेसबुक वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हर बंदे के हिसाब से एक ऐड है, गूगल करता है, यूट्यूब करता है, ठीक है। तो यूट्यूब पे जो ऐड प्ले हो रहा होता है, मैं अगर वही वीडियो चलाऊँ तो मुझे हो सकता है कोई और ऐड प्ले हो, आपको कोई और ऐड प्ले हो, तो वो उसमें सेगमेंटेशन में बहुत से फीचर्स होंगे, ठीक है। उनमें से एक फीचर होगा कि बंदा जो देख रहा है उसकी एज क्या है, एक फीचर होगा कि उसका जेंडर क्या है, और उसके बाद कहते हैं एक फिर शायद ये वेरिएबल हो कि वो किस किस्म का काम करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट शायद जो वो करते हैं कि वो पीछे कुकीज़ को देख के कि जो पहले आपने चीज़ें विज़िट की हुई हैं। मुझे तो वैसे ये भी शक है कि वो ऑडियो ये जो माइक है ना, इससे भी इनपुट जारी होती है, क्योंकि कई दफ़ा होता है दोस्तों से आप डिस्कस कर रहे होते हैं और फिर आप जाके खोलते हैं और उसी चीज़ का इश्तिहार खुला होता है। तो आई डोंट नो, बगैर परमिशन के करना तो नहीं चाहिए, बट आई हैव डाउट्स, ठीक है। मेरे साथ हुआ 2-3 दफ़ा, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी थी जिनका इश्तिहार मुझे कभी आया नहीं ज़िंदगी में। तो और आप बैठे हुए लंच में डिस्कस कर रहे हैं, आपने कोई वेबसाइट पे भी नहीं सर्च किया, और आप जाके खोलें और आपको वो वाला इश्तिहार सामने नज़र आ जाए, फिर आपको थोड़ा सा शॉकिंग होता है कि हैं ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो एनीवे, सो इसका मतलब है कि उनकी मशीन लर्निंग काफ़ी तगड़ी है।
जो मैंने आपको बताया था रिकमेंडर सिस्टम बेसिकली इनको कहते हैं ना। एक छोटी सी मुझे इससे बात याद आ गई कि एक मैं देख रहा था बहुत पुराना इंटरव्यू जेफ बेजोस का, तो आपको पता होगा जो अमेज़ॉन का वो है CEO है। जब अमेज़ॉन नई ग्रूम होके बड़ी हुई थी, लेकिन मतलब $1-8 बिलियन को टच किया होगा शायद उस ज़माने में 15-20 साल पहले। तो उस वक्त उसका किसी बंदे ने इंटरव्यू लिया था, तो उसमें मुझे जो चीज़ बीच में इंटरेस्टिंग लगी वो 2 मिनट का पार्ट था जिसमें वो उस बंदे को कहता है कि जी आप कोई एक आध बुक कौन सी आपको पसंद है, तो उसने बुक की, तो उसने उसके हिसाब से उसको रिकमेंड कर दी अगली बुक्स, और इसी तरह सॉन्ग्स में भी उसने रिकमेंड कर दिए। तो यानी उस ज़माने में 20 साल पहले भी रिकमेंडर सिस्टम काम कर रहे थे। तो उस बंदे ने उससे पूछा कि यार ये जो लोगों का डाटा है ये आपके पास होना, ये तो मतलब उनकी प्राइवेसी का वो नहीं। कहता नहीं ये किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। और ये उसने पूछा कि आप क्या दूसरी कंपनियों को भी ये सेल करेंगे, तो वो बात उसने गोल कर दी वहाँ पर। ये नहीं कहा कि नहीं कर रहे या नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि चीज़ें काफ़ी पहले से चल रही हैं, 20 साल पहले से चल रहा है। अब आके आपने देखा होगा कि वो फेसबुक को जो सेनेट में वो मार्क ज़करबर्ग को बुला के उसकी थोड़ी बहुत खिंचाई हुई है, और वो लेकिन इस पे लोग आ रहे हैं कि भाई आपका जो डाटा है वो आपका डाटा है। एनीवे सो हम पाकिस्तानी तो हम कहते हैं ना वेख लो साडा डाटा की फर्क पैंदा है, ठीक है। असी केड़ा कोई छुपाने वाली गल केड़ी है। तो एनीवे तो सोशल नेटवर्क्स में भी आप लोगों को ग्रुप कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पोस्ट्स और बेस्ड ऑन देयर कनेक्शंस, कि कौन से लोग ज़्यादा क्लोज हैं, कौन से लोगों की पोस्ट एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, और फिर उसके हिसाब से आप खैर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में बंदे उठ जाते हैं इसकी बेस पे, तो होपफुली ख़त्म होगा किसी टाइम ये। इसके अलावा गैलेक्सीज़ के डाटा पे भी एस्ट्रोनॉमिकल डाटा एनालिसिस होकर काफ़ी चीज़ें कि गैलेक्सी कैसे फॉर्म होती हैं उस किस्म की चीज़ें निकल रही, ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल थी जिसकी इधर ऑडियो फॉर सम रीज़न प्ले नहीं हो रही थी, लेकिन ये है कि अगर 2 बंदे पैरेलल में बोल रहे हैं, ठीक है। सो कॉकटेल पार्टी प्रॉब्लम ये है कि जब मल्टीपल लोग, अगर आप किसी पार्टी में हैं और उधर मल्टीपल लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आपको दूसरों से डिस्टर्बेंस होती है, राइट। सो आप सही तरह सुन नहीं पाते। तो अगर आपने 2 माइक लगाए हुए हैं तो दोनों स्पीकर्स की आवाज़ को कैप्चर कर देंगे। तो यू कैन एक्चुअली यूज़ मशीन लर्निंग टू सेपरेट थिंग्स आउट। तो मैं ऐसा करता हूँ, इधर मैंने उसका जो एंड्रॉइंग के कोर्स का ही वो क्लिप जो है ना वो डाउनलोड किया हुआ था, और होपफुली इधर से आवाज़ आ जाए। ये क्या हो रहा है कि आपके म्यूज़िक भी चल रहा है और कहते हैं बंदा 1 2 3 कर रहा है, तो वो क्लियरली सुनाई नहीं दे रही, ठीक है। Okay, so the poor guy's gone home from the cocktail party and he's now sitting in a room by himself talking to his radio. Here's the second microphone recording. ये दूसरे माइक्रोफोन की है, इसमें बंदे की आवाज़ बेहतर आ रही है मगर ऑडियो। When you give these to the first of the audio sources I found, 1 2 ये अब मशीन लर्निंग लगाकर उनको अलग किया। 3 4 5 6 7 थोड़ी बहुत ऑडियो पीछे आ रही है म्यूज़िक की, लेकिन बहुत कम। so that wasn't perfect. It got the voice, but it also got a little bit of music in there. Then here's the second output of the album. ये सिर्फ म्यूज़िक है, इसमें से वो निकल गया, ठीक है। ओके, सो इसमें इंटरेस्टिंग बात जो थी वो ये थी कि मतलब ऑब्वियसली ये भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम था, और जिसमें आपने क्लस्टर करना है इन अ सेंस कि एक टाइप ऑफ चीज़ को दूसरी टाइप ऑफ चीज़ से अलग करना है। इसी तरह आप इस बेस पे भी कर सकते हैं कि 4 बंदे बोल रहे हैं तो हर एक की आवाज़ को अलग आप कर सकें किसी तरह, ठीक है। जो पहली एग्जांपल थी वो उसकी थी, वो मैंने प्ले नहीं की क्योंकि उतना टाइम मैं नहीं लगाना चाह रहा था, दूसरी की। तो ये भी काइंड ऑफ एक तरह का अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का प्रॉब्लम बन जाता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये थी कि ये जो पूरा अलहदा करने वाला काम है ये एक सिंगल लाइन ऑफ मैटलैब कोड से हो जाता है, ठीक है। तो एक एल्गोरिदम है सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन जिसके साथ कुछ और चीज़ नहीं है। उस सिंगल लाइन तक पहुंचना मुश्किल है, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि अगर
आपके पास राइट नॉलेज हो तो आप बड़ा छोटा कोड लिख के ये कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं इंटरेस्टिंग, ठीक है। सो ये हमारा जो इस कोर्स का एम है वो ये है कि हम सिर्फ ये ना करें। असल में मसला एक ये होता है कि आजकल ना आप सीरीज़ जब आपको आती है ना तो हर एक ने लिखा होता है मशीन लर्निंग ऊपर, ठीक है। आप उससे पूछें कि यार वो आपने लीनियर रिग्रेशन के मुतालिक पूछना, उसको पता ही नहीं होता, उसको क्लासिफिकेशन के मुतालिक करेंगे तो फिर उससे पूछें किया क्या है, वो कहते हैं जी हमने तो टेंसरफ्लो यूज़ करके बस 4 चीज़ें जोड़ के एक चीज़ चला दी थी, ठीक है। तो इस किस्म के ट्यूटोरियल हैं ऑनलाइन, अगर आप अभी सर्च करेंगे तो आपको मे बी ऐसे भी मिल जाएंगे कि जो 1 घंटे में या 10 मिनट में आपको पहला जो है ना मशीन लर्निंग का पूरा एक सोल्यूशन बना देंगे छोटा सा, ठीक है, विच इज़ गुड, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो उनमें कोई मसला है, आई थिंक यू शुड फॉलो दोज, और मतलब वो आपको पाइथन इंस्टॉल करना भी बता देंगे, लाइब्रेरी इंस्टॉल करना भी बता देंगे कि numpy यूज़ करें, pandas यूज़ करें, क्या यूज़ करें, और उसके बाद क्या लाइंस ऑफ कोड लिखें। तो इट्स अ गुड थिंग कि आप उनको स्टार्ट करके वो 8-10 लाइनें लिखें और एक छोटा सा काम जल्दी से कर लें। लेकिन जब आपने थोड़ा सा सीरियस काम करना होगा तो तब आपको बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होगी, ठीक है। ओके, सो अगला क्वेश्चन छोटा सा आ गया। इन एग्जांपल्स में से आपका क्या ख्याल है कि कौन सा जो है जो प्रॉब्लम वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का है ना कि सुपरवाइज्ड लर्निंग का, ठीक है। तो अभी हमने अनसुपरवाइज्ड लर्निंग की एग्जांपल्स पढ़ी जिसमें क्लस्टर खुद करना था हमने, हमें पहले से लेबल्ड करेक्ट डाटा अवेलेबल नहीं था। तो इस केस में क्या है, गिवन ईमेल लेबल्ड एज स्पैम नॉट स्पैम, लर्न अ स्पैम फिल्टर, क्या ये सुपरवाइज्ड लर्निंग का है या अनसुपरवाइज्ड का है? ये तो सुपरवाइज्ड का है क्योंकि इसमें डाटा ऑलरेडी गिवन है, लेबल्ड है। गिवन अ सेट ऑफ न्यूज आर्टिकल्स फाउंड ऑन द वेब, ग्रुप देम इनटू सेट ऑफ आर्टिकल्स बाय सेम स्टोरी, अनसुपरवाइज्ड इसकी तो एग्जांपल अभी पढ़ी, ठीक है। गिवन अ डेटाबेस ऑफ कस्टमर डाटा ऑटोमेटिकली डिस्कवर मार्केट सेगमेंट्स एंड ग्रुप कस्टमर्स इनटू डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स, ये भी अनसुपरवाइज्ड है काइंड ऑफ। इसको भी हमने एग्जांपल में थोड़ा सा देख लिया था क्योंकि हमें पहले से नहीं पता, डाटा में ये नहीं पता कि वो कौन से सेगमेंट में। गिवन अ डाटा सेट ऑफ पेशेंट्स डायग्नोज्ड एज ईदर हैविंग डायबिटीज और नॉट, कि शुगर उन्हें है कि नहीं है, लर्न टू क्लासिफाई न्यू पेशेंट्स एज हैविंग डायबिटीज और नॉट। इसमें भी पहले से डाटा सेट है और जिसकी बेस पे आप लर्न कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये अनसुपरवाइज नहीं है बल्कि सुपरवाइज्ड, ठीक है। तो सो यू गेट द आइडिया, ठीक है। ओके, सो ये तो इंट्रो पार्ट हमारा एक तरह का जिसमें हमने सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, लीनियर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन। अब ये डेफिनेशंस आपको आती होंगी तो आप थोड़ा बहुत फ्लेक्स कर सकते हैं लोगों के सामने जाके कि यार हाँ ये तो प्रॉब्लम मुझे क्लासिफिकेशन का लगता है, ये रिग्रेशन का है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन अब हम आ जाते हैं असल काम पे, ठीक है। सो कि लीनियर रिग्रेशन होगी कैसे। ये हमारा वही डाटा सेट है जो कि हाउसिंग प्राइसेस का था, ठीक है। और सुपरवाइज लर्निंग हमने पढ़ा हुआ है कि जिसमें राइट आंसर्स गिवन होंगे और हम रियल वैल्यू आउटपुट प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं हम, क्या गिवन होगा, एरिया गिवन होगा, हम प्राइस प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी के बिजनेस में, पाकिस्तान में तो मुझे लगता है सारे लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में जा रहे हैं, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सारी जो है ना जिनके पास भी सरमाया था वो प्रॉपर्टी सेट में, लेकिन एनीवे हम स्टिल उन सारे लोगों को ये सोल्यूशन दे सकते हैं। ज़मीन.com वालों के पास जाएं, उन्हें बताएं कि भाई मैं आपके डाटा सेट के ऊपर प्रिडिक्ट करके आपको देता हूँ, ठीक है। सो टिपिकली क्या होता है, ठीक है, डाटा इस फॉर्म में होता है कि आपके पास एक तरफ साइज है, दूसरी तरफ प्राइस है, ठीक है। तो अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो हम इसी तरह यूज़ करेंगे, जो मैं चाहूँगा कि हमें याद रहे, लेकिन क्योंकि हम बार बार यूज़ करेंगे तो हमें आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाए। एक्स जो है उसको हम एज एन इनपुट यूज़ वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए, स्मॉल एक्स, ठीक है। स्मॉल एक्स को हम इनपुट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करेंगे, स्मॉल वाई को आउटपुट के लिए, ठीक है। सो जिस तरह ये एक्सेस हैं ये उसके हिसाब से वाइज हैं, ठीक है। इसी तरह m जो है वो हमारी नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल्स को कहेंगे। सो अगर मेरे पास ये डाटा सेट है, इसमें 50 घरों का प्राइस है, तो वो जो 50 है वो m है, ठीक है। तो ज़हन में आपके आ सकता होगा कि n क्यों नहीं,
नंबर के लिए तो हम n यूज़ करते हैं, ठीक है। n हम और मकसद के लिए यूज़ करेंगे इसलिए, ठीक है। n हम फीचर्स के लिए यूज़ करेंगे, कितने फीचर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने जो इधर यूज़ किया हुआ है वो m और n। अच्छा, इसमें भी जो है ना सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे xi, yi टू रिप्रेजेंट ith एग्जाम्पल इन ट्रेनिंग सेट, ठीक है। तो ये जो i ऊपर लिखा होगा ना, ये x रेज़ टू पावर i नहीं है, बल्कि ये इसका अंदर ith एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं x0 y0, तो इसका क्या मतलब है, x0 होगा ये, y0 ये होगा। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि हम 1 से शुरू करें या 0 से शुरू करें, ठीक है। तो अगर 1 से करेंगे तो ये मैं बल्कि इसको 1 से शुरू कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज अगर हमने मैटलैब यूज़ की तो उसमें इंडेक्स 1 से चल रहा, ठीक है। तो x1 y1 अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब है x1 है 2104 फीट स्क्वायर फीट और y1 है 460। इसी तरह मैं कहूँ x4 y4, ठीक है, तो ये जो 852 स्क्वायर फीट जो है वो $178,000 में होगी, ठीक है। तो ये समझ आ रही है बात कि ये इस तरह से हम यूज़ करें, ठीक, ओके। अच्छा, तो टिपिकल प्रोसेस क्या होगा कि हमने कोई भी मशीन लर्निंग का काम करना हो, चाहे ये प्राइसेस प्रेडिक्ट करनी हो या कुछ और करना हो, तो हमारे पास एक जो सुपरवाइज लर्निंग में एक ट्रेनिंग सेट होगा, यानी कि जिसमें हमें राइट आंसर्स गिवन होंगे, ठीक है। उस ट्रेनिंग सेट से हम क्या करेंगे, हम उस पर कोई लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, और वो लर्निंग एल्गोरिदम जो होगा ना वो हमें एक फंक्शन आउटपुट करेगा हाइपोथेसिस का, जिसको H स्टैंड्स फॉर हाइपोथेसिस फंक्शन, ठीक है। हाइपोथेसिस लिख दूं, आप लोग तो इंजीनियर हैं, आपको पता है हाइपोथेसिस क्या होता है, राइट, ठीक है। अंदाज़ा जिसको हम कह सकते हैं उर्दू में कि हमारा जो अंदाज़ा हो किसी चीज़ के बारे में ये इस तरह होनी चाहिए, ठीक है, तो वही हमारा हाइपोथेसिस है, ठीक। सो जो कि अगर ट्रू साबित हो जाए तो वो थ्योरी बन जाती है, और अगर फॉल्स हो जाए तो वो नहीं होती। तो हमारी काइंड ऑफ थ्योरी ही है एक तरह की कि हम उससे निकालने की कोशिश करेंगे लर्निंग एल्गोरिदम से, जिसका नाम, ठीक है। और वो हाइपोथेसिस क्या करेगा कि वो एज एन इनपुट लेगा साइज, और एज एन आउटपुट दे दिया करेगा एस्टिमेट हमारा, ठीक है, कि हमारी कितनी प्राइस बनती है, ठीक है, ओके। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एच को, ये डिपेंड करता है कि बहुत तरह के हाइपोथेसिस फंक्शन बन सकते हैं। अभी जब हम लीनियर रिग्रेशन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अमूमन हम क्या कर रहे होंगे कि एच ऑफ थीटा इसको कहा करेंगे, ठीक है, एच ऑफ थीटा, और एक्स एज एन इनपुट ले जो कि हमारी साइज हो, और उसके हिसाब से बता दे लेट से थीटा 0 प्लस थीटा 1x अगर मैं कहूँ, तो ये एक तरह की इक्वेशन ऑफ लाइन बन जाती है हमारी, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। तो ये वही वाली चीज़ बन रही है कि h ऑफ x इज इक्वल टू थीटा 0 प्लस थीटा 1x। सो कहने का क्या मतलब है कि ये मेरे अगर हाउसिंग के नंबर्स थे, तो आई वांट टू फिट अ लाइन, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है, तो इसको हम mx प्लस c भी लिख सकते थे, लेकिन हम थीटा 0 थीटा 1 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमने हमेशा लाइन फिट नहीं करनी होती, ठीक है। कभी हम कोई और चीज़ फिट करना चाहेंगे इस जगह पे, तो जो भी फिट करना चाहेंगे तो हम थीटा को एज आवर पैरामीटर्स काइंड ऑफ कहते हैं कि जो लर्निंग पैरामीटर्स हैं जो कि हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी एल्गोरिदम हमने डेवलप करना है उसका काम है कि वो डिफरेंट लाइंस फिट करते हुए जाए, और इवेंचुअली जो लाइन बेस्ट फिट करती है उसको हमें बता दें, ठीक है। अब बेस्ट फिट वो कैसे निकालेगी, उसके लिए उसको किसी तरह कोई आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार बेस्ट फिट होता क्या है, ठीक है। तो हम उसके लिए एरर निकालना चाहेंगे कि यार एरर क्या आ रहा है, ठीक है।
तो एरर जो है उसको हम कॉस्ट फंक्शन कहते हैं, वो हम अभी आते हैं कि वो क्या है। लेकिन अगर मैंने लाइन फिट करनी हो तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि हम फिट करना चाहते हैं। ठीक, तो यहां तक चीज समझ आ गई? ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब आप नॉर्मल बाकी चीजें पढ़े होते हैं उसमें आपको इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होती है और आप कुछ उसके हिसाब से इनपुट एक्स करेंगे और वाई निकालेंगे। ठीक है, इधर हमारा प्रॉब्लम उलट है। इधर हमें पता है कि हमने एक लाइन निकालनी है मगर हमें उसकी इक्वेशन नहीं पता। ठीक है, तो हमने थीटा 0 और थीटा 1 असल में निकालने हैं। ठीक है, कि वो क्या बनेंगे। ठीक, तो यहां तक बात समझ आ रही है? ओके ओके। अगर मैं ये काम करूं तो इसमें एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, लीनियर कम्स फ्रॉम लाइन और हम क्योंकि लाइन फिट कर रहे हैं तो इसको हम लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और टिपिकली और इसमें भी अगर एक ही इनपुट हो, एक ही वेरिएबल हो, तो उसको हम कहेंगे यूनिवेरिएट, यानी एक ही वेरिएबल वाली है। ठीक है, दो हो तो बायवेरिएट कह देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि अगर मेरे पास x जो होते वो x1 x2 x3 काफ़ी सारे होते, तो मैं इसके बजाय क्या करता, थीटा 0 प्लस थीटा 1 x1 प्लस थीटा 2 x2 प्लस थीटा 3 x3 इस तरह से बना सकता था। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो एक इक्वेशन ऑफ लाइन है ही, लेकिन अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस में हूँ, एक्स वाई जी आते हैं। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0 जो है, ये भी एक इक्वेशन ऑफ लाइन ही है। ठीक है, एज लॉन्ग एज वो एक्स की पावर 1 में आ रही है ना, तो आपके पास लाइन बनती है, वो 3D में बन जाएगी। अगर 4 वेरिएबल हो तो हम उसको इन्विजन तो नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम 3D स्पेस से बड़ी को इन्विजन नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी वेरिएबल हो हम उसको कहते हैं कि ये लाइन बनती है। ठीक, तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई? ओके, सो इसको हम यूनिवेरिएट लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कॉस्ट फंक्शन, जिसका मैंने ब्रीफली जिक्र किया कि हमें कोई वे चाहिए, कोई मैकेनिज्म चाहिए कि हमें पता चल सके कि हम कितने फार ऑफ हैं। ये मेरी सारी ट्रेनिंग एग्जांपल्स पढ़ी हुई हैं, तो मुझे पता चल सके कि मैं इससे कितना फार ऑफ हूँ, कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, तो किसी तरह मैं उसका एरर निकाल सकूँ। तो अगर मैंने इसका एरर निकालना है तो क्या करूँ, आपका क्या ख्याल है? अगर मैंने यही लाइन फिट की हुई है, इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि ये मेरी प्रेडिक्शन है और ये मेरी असल वैल्यूज थी, तो आपका क्या ख्याल है कि क्या अच्छा कॉस्ट फंक्शन हो सकता है? एरिया के हिसाब से फिर उसका वो भी तो बताना चाहिए कि क्या कॉस्ट। नहीं, कॉस्ट अभी तो हमने कॉस्ट डिफाइन ही नहीं की ना, तो मैं डिफाइन तो बाद में करूंगा एक कॉस्ट फंक्शन, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपकी कॉमन सेंस क्या कहती है कि ये मेरे पास बता रहा था कि यार ये घर इतने का बिका, इतने साइज का घर इतने का बिका, इतने साइज का घर इतने का बिका। हमने कहा कि यार ये मेरी लाइन है जो प्रेडिक्ट करी है, तो विच मीन्स कि अगर मैं ये इनपुट करूंगा तो ये मेरा फंक्शन कहेगा कि इतने का बिका, असल में इतने का बिका होगा। जब मैं इतना कहूंगा तो यहाँ पे बनेगा, जबकि असल में इतने का भी बिका था, इतने का भी बिका था। ठीक है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि इसमें गलती कितनी है? इन अदर वर्ड, हाँ, मैं इसका उलट कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लेट्स से कि एम और सी हमने निकाल लिया था किसी तरह। ठीक है, उसका एल्गोरिथम हमने अभी कोई नहीं पढ़ा, लेकिन मैं कहता हूँ लेट्स से हमने किसी तरह निकाल लिया हुआ था। अब हम सिर्फ ये जज करना चाह रहे हैं कि ये कितना अच्छा फिट कर रहा है उसको। ठीक है, तो मैं इसमें एरर कैसे कंप्यूट कर सकता हूँ कि कितना एरर है? ठीक है, क्योंकि मुझे पता होगा यार कितना एरर है, तो कोई और फिट की होगी लाइन, तो उसमें भी मैं एरर कैलकुलेट कर लूंगा। जिसका एरर सबसे कम आ रहा हुआ, इसका मतलब है वो सबसे अच्छा फिट कर रहा है। ठीक है, तो एरर कैसे निकाल सकता हूँ? क्या करें? हाँ, उससे क्या कर सकते हैं? माइनस कर दें। तो अगर मैं ये कहूँ कि यार ये एक्चुअल था, इससे इसमें जो वैल्यू आ रही है माइनस कर दो, ये भी माइनस कर दूं, ये भी माइनस कर दूं, ये भी माइनस कर दूं, ये भी, हर पॉइंट पे मैं कह दूं कि यार जो प्रेडिक्टेड है और जो एक्चुअल है उसका डिफरेंस ले लो। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स मैं कहूं कि मेरे पास जो भी ith एग्जांपल थी, h ऑफ थीटा एक्स आई जो था, इसमें से मैं y आई को माइनस कर दूं। ठीक है,
और इनको सारों के ऊपर करूं? अब ये चाहोगे कि सारों पे करूं, तो मैं इस पे इसका मतलब है समेशन ले लूं, जो कि आई कहाँ से जाएगा कहाँ तक, 1 से लेकर n तक, m तक, n था या m था? m हमने क्या कहा था? टोटल नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स। तो हमने सारी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स पे गए और हमने कहा कि हर एक पे जाओ, जो तुम्हें ये वाला फंक्शन कह रहा है ना वो निकालो, उससे माइनस कर दो y को, या वाइस वर्सा y में से इसको माइनस कर दो, तो मुझे एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, फेयर इनफ, अच्छा अंदाजा है आपका। इसमें एक प्रॉब्लम है, कोई अगर आइडेंटिफाई कर दे। एक गड़बड़ है इसके अंदर। सर हमने तो हर पॉइंट पे वो डिफरेंट मतलब नंबर चाहिए था, तो हमें एक नंबर, हमें एक ही नंबर टोटल चाहिए सबका मिला के। हमें यानी नहीं, एवरेज नहीं है, उसका सम आ रहा है ना, हम टोटल एरर निकाल रहे हैं इस वक्त। ऑब्वियसली वी कैन डिवाइड इट बाय एवरेज लेनी है, तो इट्स अ गुड आइडिया कि मैं इसको m से डिवाइड कर दूं, तो एवरेज एरर आ जाएगा, विच इज़ इवन बेटर। ठीक है, ताकि किसी जगह पे मेरे ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, कम एग्जांपल्स हैं, मैं दोनों को कंपेयर कर सकूं। तो एक गड़बड़ है इसके अंदर जो हमें कॉमन सेंस से नज़र आ जानी चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि मुझे कॉमन सेंस से नज़र आ गई थी, तो मैं सोच रहा हूँ आपको भी आनी नहीं। ये हमारे पास, हमने कहा ये हमारे पास पहले से गिवन है, ये जो h ऑफ थीटा था, इस जो मैंने बड़ा कर दिया थीटा 0x। हमने कहा कि अगर मुझे पता होता पहले से थीटा 0 और थीटा 1, तो मैं क्या करता, मैं इनपुट देता x, साइज देता, तो ये मुझे बता देता है कि उसकी प्राइस कितनी बननी है इस प्रेडिक्शन के हिसाब से। जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आई उससे मैंने माइनस कर दी एक्चुअल वैल्यू, तो मुझे आ गया कि यार इस पे इतना एरर है। ठीक है, और ये मैंने कहा कि मेरे पास अगर 50 एग्जांपल्स थी, तो मैं 50 के 50 को सम कर लेता हूँ कि हर एक पे कितना कितना एरर आ रहा है, तो टोटल एरर मेरे पास आ जाएगा। और अगर मैं उसको m से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कि एवरेज एरर कितना आता है। ठीक है, और एवरेज एरर सीम्स टू बी अ रीजनेबल थिंग, कि ठीक है एवरेज एरर निकाल दिया, कोई मसला तो नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है, सो मिसाल के तौर पर चलो मैं आपको कहता हूँ कि एक में एरर आया -3, दूसरे में आया +2, तीसरे में आया -2, चौथे में आया +3। इसकी एवरेज क्या आएगी? 0। मसला समझ आया? एक और प्रेडिक्शन की थी जिसमें एक था -3000 का एरर, दूसरे में था +2000 का, तीसरे में भी -2000 का, चौथे में +2000 का, सॉरी 3000। इसकी एवरेज क्या आई? तो गड़बड़ तो है ना, ये तो कह रहा है कि 0 पक्का जी, ये तो बहुत अच्छा प्रेडिक्टर है। ठीक है, तो बहुत अच्छा तो ना हुआ। क्या मसला है इसके अंदर? नहीं, ये सोल्यूशन है उसका। मसला क्या है? जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देंगे जब हम एवरेज ले रहे होंगे, तो वी नीड टू सम हाउ टेक केयर ऑफ नेगेटिव वैल्यूज। उसका क्या तरीका हो सकता है कि हम, एक तरीका उन्होंने बताया कि हम इसका एब्सोल्यूट ले लें, तो उससे एब्सोल्यूट एरर का सम आ जाए। तो ये भी एक और तरीका ये है कि मैं इसका स्क्वायर ले लूं, विच इज ऑल्सो गुड इनफ। ठीक है, दोनों कॉस्ट फंक्शन के तौर पे काम कर सकते हैं। ठीक है, कि चाहे मैं उसका एब्सोल्यूट ले लूं, चाहे उसका स्क्वायर ले लूं। स्क्वायर लेके भी पॉजिटिव हो जाता है, एब्सोल्यूट लेकर भी पॉजिटिव हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव हो गया तो अब इन सब की एवरेज जो है, इट्स गिविंग मी अ वेरी गुड आइडिया कि कौन सी चीज़ किधर आ रही है। सो अब प्रॉब्लम क्या है? इधर मैंने अज्यूम किया था कि ये मुझे नोन है थीटा 0 और थीटा 1। अगर मुझे थीटा 0 और थीटा 1 नोन नहीं है और मुझे कोई एल्गोरिदम नहीं आता, ठीक है, तो एक ब्रूट फोर्स मेथड होता है ना। ब्रूट फोर्स मेथड क्या होता है
कि आप जो कॉम्बिनेशन थीटा 0 थीटा 1 के है ना सारे ट्राई कर लो। ऑब्वियसली हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तो नहीं ट्राई करेंगे, लेकिन लेट से कि मैं कहता हूँ कि यार मैं थीटा 0 पे भी एक लूप लगाता हूँ कि यार तू -1000 से +1000 तक जा, थीटा 1 पे भी लगा देता हूँ तू भी -1000 से +1000 तक जा, ठीक है, और छोटे छोटे स्टेप डिफाइन कर देता हूँ और हर दफ़ा निकालता जाता हूँ एरर, ठीक है, और साथ साथ प्रिंट करता जाता हूँ इस पे ये एरर आ रहा है, इस पे ये एरर, और बल्कि एक एरे में लिखवाता जाता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा इवेंचुअली। ये थीटा 0 थीटा 1 जो थे ना उनका मिनिमम निकाल लिया कि इस पे जो भी मिनिमम आ रहा है वो है। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि उस पर सेकेंड आइट्रेशन करूँ कि यार इस पे कम आ रहा है, अब मैंने पहले जो है 1 का इंक्रीमेंट दिया हुआ था, अब मैं 0.1 का इंक्रीमेंट देकर उसके अगले या 0.001 पे चल जाऊँ, ठीक है, यानी वो वैल्यू आई जी थीटा 0 जो था वो 3 था और ये 5 था, तो आपने इसको -2.001 से लेकर 3.009 तक ले गए, ठीक है, और वो कहते हैं 1 के इंक्रीमेंट से, तो आप उसके अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन ये इनएफिशिएंट तरीका होगा, ठीक है। वी नीड समथिंग बेटर, ठीक है। वाई डू वी नीड समथिंग बेटर? बिकॉज इधर हम 2 थीटा सिर्फ अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं, इस पे तो ये चल जाएगा। हमने रियल में जो काम करने होते हैं उसमें कई दफ़ा हमें वो मिलियंस ऑफ थीटा अप्रॉक्सीमेट करने, तो वहाँ पे जाके हमारे कंप्यूटर भी फोत हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जो सिंपल हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का था, जब हम पीसी पे चलाते थे उसका न्यूरल नेटवर्क, तो वो 2-3 दिन लेता था, हालांकि बहुत छोटा साइज था जो हमारा, और नेटवर्क का साइज भी बड़ा नहीं था, और जब हम जीपीयू पे चले गए तो वो 3-4 घंटे पे आ गया, ठीक है। लेकिन हमें थीटास बहुत से करने, तो वी नीड सम गुड एल्गोरिथम टू डू दिस। ओके, अब हम स्लाइड पे आ जाते हैं। ओके, सो हाइपोथेसिस है हमारा थीटा 0 + थीटा 1x, ठीक है, और हमारे जो थीटाज हैं उनको हम पैरामीटर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे जो लर्निंग पैरामीटर्स हैं जो हम लर्न कर रहे हैं, ठीक है। थीटास को कैसे चूज करें, ये काइंड ऑफ उसने छोटी सी एग्जांपल दी थी, ये आपके लिए शायद नॉन ही होगी। लेट्स से कि मैं ये कहूँ थीटा 0 1.5 है, तो क्या कैसी शेप बनेगी इधर? वैसे अगर थीटा 0 1.5 और थीटा 1 0 हो तो क्या बनेगी शेप, क्या लाइन कैसी बनेगी? थीटा 0 + थीटा 1x वही वाली इक्वेशन है। इसमें m क्या है और c क्या है? ये m है और c क्या है? c है, और c क्या था और m क्या था? c था y इंटरसेप्ट और m क्या था? स्लोप क्या चीज थी? राइज ओवर रन। तो इसमें क्या चीज 0 है? m 0 हो गया, तो इसका क्या मतलब है? इसको क्या होना चाहिए? इसको एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए 1.5 पे, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर इधर आ जाऊं, ये क्या चीज है? ये m है। इसका क्या मतलब हुआ राइज ओवर रन का? 0.5 होने का क्या मतलब हुआ? 0.5 की स्लोप का क्या मतलब हुआ कि मैं अगर हॉरिजॉन्टली 1 मूव करूंगा तो वर्टिकली कितना ऊपर जाऊंगा? 0.5, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैं 1 मूव करूंगा तो इधर 0.5 ऊपर जाऊंगा, ठीक है। तो ये इस तरह की एक लाइन बन जाएगी, राइट। और अगर ये 1 और ये 0.5 हो, यानी दोनों चीजें आ रही हैं, ठीक है, काइंड ऑफ, बल्कि 1.5 नहीं है 1 है, तो इसका मतलब इंटरसेप्ट 1 होगा, इसी वाली लाइन को 1 ऊपर मूव कर दें, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ उसने एक भाईजान ने एक वो दिया था रिफ्रेशर, जिन लोगों को ना पता हो, क्योंकि ये कोर्स जो था ये तो बिल्कुल बिगनर्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं तो यू ऑलरेडी नो दिस, ठीक है। सो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट फंक्शन, हाँ, कॉस्ट फंक्शन जो था जो इधर भी डिस्कस हुआ वो एग्जैक्टली यही है, ठीक है। और उसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन j ऑफ थीटा, ठीक है, वो ये चीज़ है, ठीक, कि आप इसको क्या कहते हैं? j ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब हमारे पास
एक तो मैंने शुरू में वो जो ट्री सा बनाया था वो इसीलिए बनाया था कि आप अपने पास बना लें ताकि आपको पता हो, नाम याद हो जाए कुछ, कि मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है। सुपरवाइज्ड में लीनियर रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन है, उसमें अब हम लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिग्रेशन भी लाजमी नहीं है कि लीनियर हो। रिग्रेशन का मतलब है कॉन्टिन्यूस वैल्यू प्रेडिक्ट करना, ठीक है। लीनियर का मतलब है कि थ्रू अ लाइन, ठीक है, यूजिंग लाइन एज ए योर प्रेडिक्टर, ठीक है जी। ये जो h ऑफ थीटा x ऑफ 1 है माइनस y ऑफ 1, इसलिए हम अभी इसमें हम स्क्वायर ले रहे हैं इस वक्त, ठीक है। अभी जो हम एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम स्क्वायर ले रहे हैं, लेकिन अगर हम एब्सोल्यूट भी ले लें तो तब ऑल्सो इट्स फाइन, ठीक है। जो हम काम कर रहे हैं उसमें ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। अच्छा, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ शायद स्लाइड पे चेंज होगी, जो आप अगर उस कोर्स से पढ़ेंगे कि वहाँ पर उसने 1/2m किया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली इधर जो भी कांस्टेंट आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने इसको मिनिमाइज़ करना है, तो इधर आप जिस मर्जी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 1/2m से क्या है कि थोड़ा सा मैथ्स ईजी हो जाता है, जो बेसिकली क्योंकि एक जगह पे हमें बाद में डेरिवेटिव लेना है, तो ये 2 जब इधर आएगा तो इसके साथ कट जाएगा, तो हमने इसलिए पहले से 2 डाल दिया, ठीक है। अदरवाइज दिस इज काइंड ऑफ, यानी कि हम नंबर्स वो कम करना चाह रहे थे कि बिला वजह एक डिवीजन ना बचे, ठीक है। तो जे ऑफ थीटा आपको समझ आ गया। कॉस्ट फंक्शन की इंट्यूशन भी मैंने आपको दे दी है, ठीक है, कि यहाँ पर अब आपके पास जो है ना, तो बेसिकली ये फॉर्मली जो लिखा हुआ है वो जो मैंने उधर भी लिखा हुआ है और इधर भी लिखा हुआ है वो एक ही बात है कि 1/2m थीटा इज इक्वल टू आई से लेकर m तक गए, h थीटा ऑफ एक्स आए। कहीं पे थीटा ये ना भी लिखा हो ना तो h का मतलब वही है, ठीक है। कहीं पे यूज़ कर लिया, कहीं पे नहीं किया, लेकिन बेसिकली h ऑफ थीटा एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रहा है कि ये थीटा का फंक्शन है, ठीक है। और इसमें आपने एक इनपुट x दी तो इससे आउटपुट की प्रेडिक्शन निकली, जिसको हमने सब्ट्रैक्ट किया, स्क्वायर लिया और सारी आइटम्स के ऊपर कर दिया। अब वो जो सारे आइटम्स की एवरेज आ रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको स्क्वायर लिया हुआ है, तो वो जो नंबर आ रहा है हम चाहते हैं कि वो जिस थीटा पर मिनिमल होती है वो हमारा बेस्ट गेस है, ठीक है। यानी वो प्रेडिक्टर हमारा बेस्ट होगा जो कि जिसमें ये थीटा मिनिमम हो, ठीक है। अच्छा, इसको एक समझाने के लिए ना हमने अभी फिलहाल थीटा 0 को 0 ज्यूम किया और लेट्स से कि हमने सिर्फ थीटा 1 को ही प्रेडिक्ट करना था, ठीक है। तो थीटा 0 को 0 ज्यूम कर लिया लेट से, तो ये असल में तो ये किसी जगह पर टच करना चाहिए, लेकिन लेट से कि हमारी कुछ इसी किस्म की ही चीज़ थी जिसे हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे थे, तो हम क्या थीटा रखें, ठीक है। और थीटा 0 भी निकल गया तो एक वेरिएबल रह गया थीटा 1, ठीक है, विच इज़ स्लोप, ठीक है। क्या स्लोप रखी जाए, हम वो प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर तो हम थीटा 1 रखें, थीटा 1 को 1 रखें, तो हमारे पास ये बन जाती है आपकी लाइन। इसके ऊपर अगर हम कैलकुलेट करें कि हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या आता है, ठीक है, तो कॉस्ट फंक्शन हमारा जो आएगा, इधर भी एरर 0 है, इधर भी एरर 0 है, इधर भी एरर 0 है। तो कॉस्ट फंक्शन क्या कर रहा था कि डिफरेंस ले रहा था प्रेडिक्शन का एक्चुअल वैल्यू से और उन सबको सम कर रहा था। तो कॉस्ट क्या आएगी, थीटा इज इक्वल टू 1 पे कॉस्ट क्या आएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि आप उन सब की एवरेज लेंगे तो 0 बन जाएगी। चलो, मैं असल में एलसीडी के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकता तो काम इधर इधर तक लाइट आ रही है, इससे नीचे तो नहीं आ रही होगी। यहाँ पर तो ड्रॉ कर सकता हूँ ना, या थोड़ा उधर हो जाऊँ, इधर कर दूँ, यहाँ से यहाँ। चलो ठीक है, हो गए। सो हम ये कह रहे हैं कि अगर थीटा 1 हो, ठीक है। अच्छा, पहली चीज नोट करने वाली क्या है, पहली चीज नोट करने वाली ये है कि ये जो हमारा हाइपोथेसिस था, इट वाज अ फंक्शन ऑफ एच थीटा ऑफ एक्स था, ठीक है। तो इसको इनपुट आ रही है एक्स, ठीक है, और आउटपुट जो आ रही है वो एक प्रेडिक्शन आ रही है। दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। जो कॉस्ट फंक्शन है वो थीटा का फंक्शन है कि थीटा की क्या वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ओके। सो अब हमने ये कहा कि मैंने थीटा की वैल्यू रखी 1
तो मेरे पास 0 एरर आ गया। तो मैंने कहा कि यार ये यहां पर मैं h नहीं प्लॉट कर रहा, यहां पर मैं j ऑफ थीटा प्लॉट कर रहा हूं। और इस केस में थीटा जो है वो सिंपल एक ही है, क्योंकि हमने थीटा 0 को 0 ज्यूम किया हुआ है फॉर सिंप्लिसिटी, बाद में हम इसको बढ़ा देंगे। तो हमने कहा कि एक ही थीटा है, तो इसके इस तरफ मेरे पास है थीटा 1 आ रहा, और इस तरफ मेरे पास आ रहा है j ऑफ थीटा 1, यानी कि जो भी उसकी कॉस्ट आ गई। तो पहली जो चीज़ है कि अगर थीटा 1 0 हो तो मेरा एरर कितना आया 0। तो मेरे पास इस जगह पर आ गया 0 कि अगर आप मैं j ऑफ थीटा प्लॉट कर रहा हूँ, अब मैं वो प्रेडिक्टर प्लॉट नहीं कर रहा, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि एरर फंक्शन की शेप कैसी है। जो मैंने एरर हमने एक अभी खुद ही डिराइव किया कि क्या एरर होना चाहिए, उसकी शेप क्या बनती है, तो हम उसको भी देखना चाह रहे हैं, उसकी इंट्यूशन लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर है? ठीक है, नहीं क्लियर है? अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ। ब्रॉडर गोल क्या था कि सिंपल सा एक प्रेडिक्टर बनाना है जो h ऑफ थीटा जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें यूज़ हो रही थी, थीटा 0 और थीटा 1। हमने उसमें से भी थीटा 0 को किया साइड में, हमने कहा सिर्फ थीटा 1 की बात करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास जो h ऑफ थीटा 1 x है, ठीक है, या h ऑफ थीटा x है, ये मैंने कहा है दिस इज इक्वल टू थीटा 1 x, तो ये जो y इज इक्वल टू mx टाइप की फॉर्म बनती है। अब ये जो थीटा है ना, जो स्लोप को डिफाइन कर रहा है कि वो क्या होगा, हमने ये चूज करनी है कौन सी बेहतरीन हो। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन हमने क्यों बनाया था कि जो थीटा की वैल्यू कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करेगी वो बेहतरीन होगी, क्योंकि कॉस्ट ये बता रही है कि एरर ऑन एवरेज कितना आ रहा है, तो जितना कम एरर हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि अच्छा वो उसका मिनिमम कैसे निकालूं। ठीक है, उसका मिनिमम निकालने के लिए जिसका मिनिमम निकालना है हम उस फंक्शन में इंटरेस्टेड हैं, वो खुद क्या है j ऑफ थीटा। तो अब हम कहते हैं कि हम थीटा को चेंज करते हैं। ठीक है, एक एक करके चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या शेप बनती है इस फंक्शन की और उसका मिनिमम कहाँ पर आता है। अभी हमें खुद नज़र आ रहा है कि यार यहाँ पर 0 आ रहा है, वो तो मिनिमम होगा ही, क्योंकि 0 से कम तो एरर नहीं होगा ना, एरर तो हमेशा पॉजिटिव एरर होगा क्योंकि हमने स्क्वायर लिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमें ऑलरेडी नज़र आ रहा है। ठीक है, ओके, सो लेट्स से कि ये मैंने j ऑफ थीटा प्लॉट किया, तो मैंने कहा थीटा 1 की वैल्यू अगर ये रखी तो एरर 0 आएगा। फिर मैंने क्या किया, थीटा 1 की वैल्यू लेट से 0.5 रखी, 0.5 रखी, तो अब मेरे पास एरर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो एरर मैं कंप्यूट कर सकता हूँ, मैं ये वाला डिस्टेंस कंप्यूट करूँ, ये वाला डिस्टेंस कंप्यूट करूँ, ये वाला डिस्टेंस कंप्यूट करूँ। ठीक है, तो ये कोई नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इस जगह पर मेरे पास ये आ जाएगा 0.5, यहाँ पर प्रॉब्ली 1 होगा, और ये जो होगा ये प्रॉब्ली 2 हो जाएगा आई गेस। ठीक है, 1.5 हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों का स्क्वायर लूंगा और उनको ऐड करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा कि यार अगर 0.5 रखें तो कुछ एरर आ जाता है, राइट। तो वो एरर मेरे पास आ गया कि यार थीटा को अगर आपने 0.5 रखा तो कुछ एरर आ जाएगा। फिर मैंने रखा थीटा को 0, सॉरी आगे चले गए। ठीक है, 0 रखा तो ये एरर फर्दर ग्रो हो गया, 1, फिर ये 2, फिर ये 3, तो 1 + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ये तो और भी बड़ा नंबर हो जाएगा, तो ये कोई और बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसके दूसरी साइड पे चला जाऊं कि थीटा को मैं दूसरी तरफ 1.5 ले जाऊं, तो तकरीबन उसी किस्म का एरर इस तरफ भी आना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है ना, क्योंकि आप वो दूसरी तरफ वही एरर बनना शुरू हो जाएंगे और उससे एक आगे ले जाऊंगा तो और बड़ा, तो ये मेरे पास कोई ना इस किस्म की शेप बन जाएगी। ठीक है, जो 0 को इस जगह पर टच कर रही होगी। ठीक है, तो अगर मुझे ये फंक्शन पता है तो इसका मिनिमम मैं निकाल सकता हूँ। एक तो विजुअली निकाल सकता हूँ कि जहाँ पर ये आ रहा है। ठीक है, और आप लोग क्योंकि सारे इंजीनियरिंग के 3-4 सेमेस्टर पढ़ चुके हो, अगर मैंने एक फंक्शन का मिनिमम निकालना हो तो हम क्या करते हैं, या मैक्सिमम निकालना हो, भूल गया। ना यार तो चंगी गल नहीं है।
देखोगे तो मैं सवाल पूछ रहा था आपसे कि कोई भी फंक्शन की इक्वेशन आपको पता हो तो उसमें मैंने निकालना हो कि मिनिमम कहाँ पे आता है, मैक्सिमम कहाँ पे आता है, तो क्या कर सकते हैं? माइनस करेंगे तो फिर उसकी एक वैल्यू के बाद में उसको कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हिंट ये है कि कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, मतलब एफएससी में पढ़ा होगा और ऑब्वियसली इसके बाद भी पढ़ा होगा। मिनिमा, फाइंडिंग मिनिमा, मैक्सिमा भूल गया? ये मसला है, रटा लगवाया आपको किसने? ठीक है। हाँ, आपने कभी ये नहीं पढ़ा कि आप उसका डेरिवेटिव लें और उसको ज़ीरो पुट कर दें तो वो मैक्सिमा या मिनिमा देता है? ये एफएससी में भी था वैसे, जहाँ मतलब हमारे ज़माने में तो था, आपके में भी ऑब्वियसली टाइम गुजर गया है तो ठीक। डेरिवेटिव ज़ीरो पुट करें किसी चीज़ का तो क्या आता है? वो ये वाले पॉइंट दे देता है। ठीक है, कोई भी ग्राफ हो, डेरिवेटिव क्या होता है? स्मॉलेस्ट चेंजेस ना बड़ा स्मॉलेस्ट पॉसिबल चेंज तो डेरिवेटिव नहीं होता। ये किसने कहा? ये किसने बताया था वैसे? गलत बताया। स्लोप ऑफ टेंजेंट को कहते हैं ना, आपने ये नहीं पढ़ा स्लोप ऑफ टेंजेंट? चंगी गल नहीं है। फरहान तुमसे मुझे ये तवक्को नहीं थी। ओके, सो कोई भी कर्व हो, ठीक है, तो हम इसका टेंजेंट इसको कहते हैं ऐसी लाइन जो इसको एक पॉइंट पे टच कर रही हो, ठीक है। और डेरिवेटिव क्या चीज़ होती है? वो इसकी इस लाइन की स्लोप होती है, ठीक है। सो डेरिवेटिव इस लाइन की स्लोप हो गया। स्लोप क्या होता है? राइज ओवर रन के ये कितनी टेढ़ी है, ठीक है, कि अगर मैं इधर एक जाऊं तो इधर कितना जाऊंगा, y को x से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो ये मैं वैसे ज्यूम कर रहा था कि पता होगा, ऑल्दो ना भी पता हो तो हमारे लिए कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, ठीक है ये, लेकिन हमारे कोर्स के लिए मैटर नहीं करता, ना मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अप्लाई करने के लिए मैटर करता है, लेकिन आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री में ये इतनी बेसिक चीज़ है कि जो अभी तक आप 50 को मतलब दफ़ा तो यूज़ कर चुके होंगे डिफरेंट कोर्सेज में, तो ये वाली चीज़ ना आना जो है ये ठीक नहीं है। तो एनीवे दिस इज़ कॉल्ड स्लोप ऑफ टेंजेंट। और आपने कई दफ़ा डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स लिया होगा, क्या होता है? साइन एक्स लिया होगा, डेरिवेटिव क्या बनता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉज एक्स। ये याद है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो निकालना आता है आपको ठीक है, बट ये 2x क्या बता रहा है? ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स स्क्वायर इज दिस फंक्शन जो कि इस तरह का है, ठीक है। विजुअली क्या बता रहा है? अक्सर आपको विजुअली चीज़ों की थोड़ी सी क्लैरिटी हो ना, तो बहुत सारे कम से कम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मसाइल आप वैसे ही हल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2x क्या बता रहा है कि आप किसी भी जगह पर चले जाओ, लेट से मैं लेता हूँ x इक्वल टू 1 2 3 है लेट से, ठीक है। तो 3 पे चले जाओ, इधर जो ये टेंजेंट लाइन आएगी ना, ये उसकी स्लोप बता रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इसकी स्लोप होगी 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6, कि आप अगर इस जगह पर एक कदम इधर चलेंगे तो 6 कदम ऊपर जाएगी ये, ठीक है, इतनी स्लोप हो चुकी होगी, ठीक है। इसका ये मतलब है, ठीक। 0 पर जाएंगे अगर, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्या बन जाती है? ये इसकी स्लोप ये बन जाती है, ठीक है। तो 2x में अगर मैं x0 पुट करूं तो 2 × 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बता रहा है कि 0 के ऊपर इसकी स्लोप बिल्कुल बराबर हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपका कर्व बिल्कुल सीधा हो गया था। अब वो सीधा दो तरह से होता है, या आप नीचे की तरफ जा रहे हो और दोबारा ऊपर उठने लगे तो ये मिनिमम पॉइंट के ऊपर सीधा होता है, या आप ऊपर की तरफ जा रहे हो और नीचे वापस आए तो मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर ये 0 होती है, ठीक है। तो इसीलिए आपकी एफएससी में भी और आपके कैलकुलस में भी कुछ ऐसे सवाल थे जिसमें आपने किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता था, तो आपको उस फंक्शन का कख ना पता हो, आप ये करते थे कि उसको डेरिवेटिव लेते थे और 0 पुट कर देते थे। तो वो आपको पता चल जाता था कि या तो इस पॉइंट पर आएगा, उसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, डेरिवेटिव को, ठीक है। तो वो आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा। जिस तरह मैं इसके डेरिवेटिव को 0 पुट कर दूं, 2x = 0, तो ये मुझे बता देगा कि इसका मैक्सिमम x = 0 बन जाता है, तो ये इसका मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट है।
ठीक है। ये मुझे नहीं पता कि यानी सिर्फ डेरिवेटिव जीरो पुट करने से ये नहीं पता चलता कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ठीक है। ये पता चलता है कि यार उन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अगर आपने मैथमेटिकली निकालना है कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा तो उसका तरीका ये होता है कि आप उसका सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेते, ठीक है। और सेकंड डेरिवेटिव जो है उसमें वो अगर नेगेटिव आ जाए तो मिनिमा होगा और अगर पॉजिटिव आ जाए तो मैक्सिमा। अगर स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि ये स्लोप की चेंज जो आ रही है उसको जब आप देखेंगे तो वो आपको बता देगा कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है। एनीवे तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो दैट वाज अ सरप्राइज फ्रॉम यू गाइस कि मुझे आके आपने मुझे इस सवाल का जवाब, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्लास में एक बच्चे को भी नहीं, कुछ को ना बताओ। आई नो कि कुछ वीक होंगे, लेकिन ये वाली चीज़ जो है ये इतनी बेसिक है कि ये हर एक को पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो कॉस्ट फंक्शन ये वाला तो समझ आपको आ गया कि इंट्यूशन के है क्या, और वी वांट टू समहाउ रीच दिस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, तो जो सेकंड इंट्यूशन है इसी चीज़ की कि ये जो हमारा फंक्शन है ना जो लीनियर रिग्रेशन का बनता है कॉस्ट फंक्शन, वो असल में दो वेरिएबल्स का था। एक वेरिएबल के हिसाब से तो हमने समझ ली कि तकरीबन इस किस्म की शेप है। अगर यही वेरिएबल दो हो जाए ना तो ये शेप तकरीबन, यानी कि अगर मैं इसको थीटा 0 कह दूँ, इसको थीटा 1 कह दूँ, और ये मेरा अज्यूमिंग कि ये 90 डिग्रीज है, ठीक है। तो ये तीन वेरिएबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और ये आपका जे ऑफ थीटा हो, ठीक है। तो अभी हमने ये पढ़ा था कि एक वेरिएबल के हिसाब से आपकी ये बोल शेप का बन रहा है, लेकिन जब ये दो के हिसाब से होगा तो ये प्रॉपर ये बाउल बन जाएगा एक तरह का, ठीक है। जो कि इधर स्लाइड पे ज़्यादा अच्छा किया हुआ है कि वो इस डायरेक्शन में भी एक तरह का बाउल होगा और इस डायरेक्शन में भी एक तरह का बाउल होगा, और काइंड ऑफ इस किस्म का शेप बनेगी, ठीक है। अच्छा, सो विच इज़ गुड अगर इस किस्म की शेप हो, क्योंकि अगर इस किस्म की शेप हो तो जब डेरिवेटिव 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिनिमा ही होना है, बिकॉज सबसे नीचे एक पॉइंट आएगा जहाँ पर ये मिनिमा होगा, ठीक है। लेकिन सारे फंक्शन ऐसे नहीं होते, यानी ये जो हमारा लीनियर रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन है वो कुछ इस किस्म की शेप बनता है, बाकी ज़रूरी नहीं ऐसे हों और उसमें मल्टीपल मिनिमा आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली शेप काइंड ऑफ समझ तो आ रही है ना कैसी शेप है, बाउल तरह की शेप है और नीचे वो है, ठीक है। अच्छा, टिपिकली ना हम इसी के लिए एक और तरह का ग्राफ यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं कंटूर ग्राफ या कंटूर मैप्स, ठीक है। क्योंकि ये 3D में प्लॉट करना और देखना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है कई दफ़ा, क्योंकि टूल्स आपके पास हों, प्लॉट करके देख सकें, घुमा फिरा के देख सकें उसको। अगर आप मैटलैब में प्लॉट करें तो ये आप इसको प्लॉट 3D यूज़ करके प्लॉट कर सकते हैं और आगे पीछे उसकी वैल्यूज़ देख सकते हैं। लेकिन अगर हमने 2D में देखना हो तो हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये उस वही ग्राफ है, बट इसमें फ़र्क क्या है, इसमें हमने कंटूर्स बनाए हुए हैं। ये भी आप लोगों ने अगर EMT वगैरह पढ़ा है तो उसमें आपने वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वगैरह भी ड्रॉ की होंगी, की हैं कभी कोई वो, ठीक है। तो वो जो फील्ड लाइंस थी वो क्या बता रही होती थी, एक लाइन क्या बता रही होती थी, दो तरह के ग्राफ थे उसमें। एक तो होती है कि जो फील्ड लाइन निकल रही है इधर से इधर जा रही है, राइट। एक तो ये वाला इस टाइप का ग्राफ था। एक ग्राफ ये होता है कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि किस किस जगह पे फील्ड सेम है, फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, राइट। ये उस टाइप का ग्राफ है, ठीक है। इसमें जो एक कलर है ना ये बता रहा है कि ये वाली जो एक सर्कल है ना, इस पूरे सर्कल पे इसकी कॉस्ट सेम है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है ना, कि ये आपको ये बता रहा है कि ये पूरा सर्कल पे जो भी आप थीटा ले लो उसकी कॉस्ट सेम आएगी, ठीक है। तो इस तरह के काइंड ऑफ ये कंसेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं लीनियर रिग्रेशन के केस में, और उसमें ये जो दरमियान वाला पॉइंट है ना ये वो बन जाता है जो कि उसका मिनिमम होगा, जिसमें उसकी सेम आएगी मगर वो मिनिमाइज भी होगी, ठीक है। और इसको आप कलर कोड कर सकते हो कि यार एक तरह के कलर में इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो, एक तरह के कलर में इसकी कॉस्ट कम हो। और ये जो क्रॉस हमने इधर लगाया हुआ है ये बता रहा है कि करंट थीटा की वैल्यू मैंने ये रखी, एंड वी वांट टू टेक इट
ओवर देयर, कि हम कहीं से भी स्टार्ट हो, हमारे पास कोई ऐसा एल्गोरिदम हो जो कि थीटा उसको चेंज करता जाए और पहुंचा दे हमें जीरो के ऊपर, ठीक है। तो हम एक एक करके आगे जाएं और किसी तरह जीरो पे पहुंच जाएं, ठीक है, ओके। तो ये फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये असल में डाटा था हाउसिंग का कि इस तरफ स्क्वायर फीट है, इस तरफ प्राइस है। हमने ये लाइन की तो हमें नजर आ रहा है काफी बुरा फिट है, ठीक है, इसमें एरर काफी ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा एरर आ रहा है इस जगह पे, ठीक है। इधर हमने थीटा 1 और थीटा 0 लिखे हैं, तो इधर हम शो नहीं कर रहे ना इस एक्सिस में ना इस एक्सिस में क्या एरर आएगा। ये थीटा 0 है, ये थीटा 1 है, तो एरर किस तरह शो करें, कलर से, ठीक है। तो कलर से हमें पता चल रहा है कि ये एरर ज्यादा आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वी वांट के इस एरर को मिनिमाइज करें। हमने लाइन चेंज की तो ये थोड़ा सा क्लोज आ गया, हमने लाइन को थोड़ा सा और चेंज किया, ये थोड़ा सा और कम एरर हो गया। करते गए जब आप 0 पे पहुंचे या 0 के करीब पहुंचे तो ये एरर मजीद मिनिमाइज हो गया, ठीक है। तो याद एक चीज समझ आ रही है, राइट, ओके। अब जो एल्गोरिदम है जिसके जरिए हम इधर तक पहुंचेंगे, तो अगेन मैं एम्फसाइज करूंगा कि हमें क्यों एल्गोरिदम चाहिए इधर तक पहुंचने का। हम विजुअली क्यों नहीं कर रहे विजुअली देख के क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हमारे पास ज्यादा पैरामीटर्स हो गए तो हम विजुअली नहीं कर सकते, ठीक है। तो कम पैरामीटर हुए फिर तो हम कर सकते हैं, ठीक है। और ब्रूट फोर्स भी हम उसके अंदर विजुअली नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि ये जो हमने एक एक करके लाइन चेंज करके हम पहुंचे ये एज फास्ट एज पॉसिबल हो, ठीक है, ताकि हम जल्द से जल्द पहुंचे। तो उसके लिए जो अमूमन एल्गोरिदम यूज होता है उसको हम कहते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। सो ये कोट हमें बहुत जगहों पर यूज होती है, सिर्फ इस जगह पे यूज नहीं होती, बाज़ जगहों पे स्टीपेस्ट डिसेंट भी इसको कहते हैं, ठीक है। इसका जो मेन आइडिया है वो क्या है, मेन आइडिया ये है कि मे बी मैं इसकी डेरिवेशन बाद में लाता हूँ। ये लेट से ये शेप है, ये कोई कर्व है आपके पास, ठीक है, और इसमें आप मिनिमम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। ग्रेडियंट डिसेंट आपको मिनिमम निकाल के देता है, मगर ये गारंटी नहीं करता कि वो एब्सोल्यूट मिनिमम है, ठीक है। जिस तरह अगर कोई फंक्शन है, जिस तरह अगर कोई फंक्शन है जो कि इस तरह की शेप का है, ठीक है, और लेट से कि ये बन जाती, तो अब अगर मैं इसके मिनिमम निकालूं तो एक ये भी मिनिमम है, ये भी मिनिमम, इन सब पे डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कहलाते हैं, ये सारे लोकल मिनिमा कहलाते हैं कि ये एब्सोल्यूट ओवरऑल फंक्शन के अंदर जो मिनिमा है जो इस पूरे प्लॉट में वो कौन सा है, वो ये वाला बनता है, क्योंकि ये सारों से नीचे है, ठीक है, ये मिनिमम वैल्यू है। लेकिन ये कहलाते हैं लोकल मिनिमम। तो ग्रेडियंट डिसेंट आपको ये गारंटी नहीं करता कि वो आपको एब्सोल्यूट मिनिमम पे लेके जाएगा, वो कहता है कि मैं मिनिमम पे पहुंचा दूंगा, ठीक है। सो मिनिमम पे कैसे पहुंचाता है, ठीक है। विजुअली देखें ना, तो मेरा जो मैथ्स को समझने का ज़्यादातर तरीका कार रहा हुआ है कि मैं अगर विजुलाइज कर सकूं चीज़ों को, ठीक है, तो उससे चीज़ें समझ आ जाती हैं और फॉर्मूले ऑटोमेटिकली फिर आपके इन प्लेस आ जाते हैं, ठीक है। तो विजुअली हम क्या करना चाह रहे हैं, हम किसी भी रैंडम पॉइंट से स्टार्ट हों, ठीक है। सो जिस तरह हम इस रैंडम पॉइंट से स्टार्ट हुए और हम एक एक स्टेप लेते जाएं और किसी तरह हम मिनिमम पे पहुंच जाए। तो ग्रेडियंट डिसेंट एग्जैक्टली यही करता है। तो पहली चीज़ ये, दो क्वेश्चन इसके साथ ही पैदा होते हैं कि स्टेप किस तरफ लें, ठीक है, वो कितना बड़ा स्टेप लें, ठीक है। दो क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं, ठीक है। उतना स्टेप आगे जाएं और वहाँ पे दोबारा डिसीजन लें, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट बेसिकली ये कर रहा होता है कि रैंडमली किसी जगह से स्टार्ट किया और वो एक तरफ जाता है, ठीक है, तो वो बड़ा सोच के जाता है किस तरफ जाना है, ठीक है। तो इसको, इसका जो दूसरा नाम है ना, स्टीपेस्ट डिसेंट भी, ठीक है, स्टीपेस्ट डिसेंट, ये नाम से ही एक चीज समझ आ जाती है, ठीक है। स्टीपेस्ट का क्या मतलब होता है, बिल्कुल जो कोई बहुत ज़्यादा, जिसकी स्लोप ज़्यादा हो, जो बहुत ज़्यादा स्टीप हो, ठीक है। इमेजिन करें कि ये एक पहाड़ी सिलसिला है और आप इधर खड़े हुए हैं, ठीक है, और आपने खाई में उतरना है, ठीक है, और आपको नहीं पता आगे पीछे किधर जाता है, लेकिन आपने उस खाई के सेंटर में पहुंचना है किसी जगह पे, ठीक है, वादी के सेंटर में पहुंचना है, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है कि आप जिस जगह पे खड़े हैं उस जगह पे देखें कि जो सबसे ज़्यादा ढलवान है ना जिस तरफ,
उस तरफ कदम बढ़ा दें, ठीक है। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप ज़्यादा दूर नहीं देख सकते, लेट से धुंध है, ठीक है। लेट से इमेजिन कि आप इस पे हैं, आपको पूरा स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अभी तो हम क्योंकि एक तरह के इस एल्गोरिदम के लिए वो गॉड्स बने हुए हैं और दूर से देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप इसके अंदर हैं असल में, तो हमें इर्द गिर्द का पूरी शेप नहीं पता, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द फॉग है, लेट से हमें सिर्फ नज़र आ रहा है कि यार मैंने किधर जाना है, तो आप उस फॉग में किधर जाएंगे, आप कहते हो यार आगे पीछे देखते हो जो सबसे ज़्यादा ढलवान जिस तरह जा रही है, चलो जी एक कदम उधर चुके हैं, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रॉब्लम है, कदम कितना बड़ा उठाना है, ऑब्वियसली हम उठा रहे हो तो हमारा तो कदम फिक्स्ड है, तो कोई मसला नहीं है। तो दूसरा ये किस डायरेक्शन में उठाना है, तो डायरेक्शन जो होती है जिस तरफ उठाना है वो हमने स्टीपेस्ट डिसेंट की ली कि स्टीप, सबसे स्टीप जो है वो कौन सी तरफ बनती है, ठीक है। मैथमेटिक्स में इसके लिए एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ग्रेडियंट, जो कि यही स्टीपेस्ट आपको बता देता है, ठीक है। वो बेसिकली तो वो एक्सेंट बताता है, स्टीपेस्ट एक्सेंट, लेकिन जिस तरफ सबसे ज़्यादा स्लोप होगी ऊपर की तरफ वही सबसे ज़्यादा नीचे की तरफ होगी, ठीक है। तो आपने अगर चारों तरफ 360 डिग्री देख लिया कि इस तरफ स्टीपेस्ट बनती है, तो ऊपर की तरफ हो हम उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे की तरफ उतना चले जाएंगे, ठीक है। तो वो तो एक ही बात है, बिकॉज लाइन तो सेम ही बनती है उस जगह पे, ठीक है। तो ग्रेडियंट डिसेंट ये कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी ना एक और प्रॉपर्टी ये भी है कि हो सकता है आप रैंडम जहाँ से स्टार्ट थोड़ा सा लिया ना वो थोड़ा साइड पे लें तो वो आपको किसी और मिनिमा पे पहुँचा दे, ठीक है। क्योंकि आप इस जगह से स्टार्ट हुए तो इस जगह पे जो स्टीपेस्ट स्लोप थी वो थोड़ी सी इस तरफ बनी, ठीक है। तो आपके इर्द गिर्द तो फॉग थी, ठीक है। आप इधर थे, आपका दोस्त इधर कहीं पे थोड़ा 2 फुट दूर खड़ा था। हमने कहा यार चलो वादी में मुलाकात होगी, ठीक है, तुम भी स्टीपेस्ट साइड पे चले जाओ, मैं भी वो अपनी स्टीपेस्ट साइड पे चला गया अपनी। तो वादी में पहुंचे तो आप एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कि यार मैं तो वादी के सेंटर में हूँ, तू किधर है, तो मैं दूसरी वादी में बैठा हूँ, ठीक है। सो काइंड ऑफ ये इसकी एक सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई इस किस्म की शेप हो तो हम डिफरेंट लोकल मिनिमा पे जा सकते हैं। लेकिन अगर हमारी शेप जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी इस किस्म की हो, फिर आप हमेशा सेम जगह पर ही पहुंचेंगे जहां मर्जी से स्टार्ट किया हो, ठीक है। जो कि लीनियर रिग्रेशन में इस तरह की होती है, तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे सारे एल्गोरिदम्स में इस किस्म की नहीं होती, ठीक है। सो इनफैक्ट न्यूरल नेटवर्क्स में अक्सर डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करें तो वो डिफरेंट आपको वेट्स निकाल के देते हैं और वो सारे ही बाज़ का सही परफॉर्म कर रहे होते हैं, और उसकी वजह हमें नहीं पता सही तरह से कि क्यों होता है, लेकिन बहरहाल वो करते हैं, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क है जो स्पेशली कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क है, वो एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे रिजल्ट्स पहले अच्छे आना शुरू हो गए हैं और थ्योरी थोड़ी सी बाद में डेवलप हो रही है। वो अच्छे क्यों आ रहे हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रही पर आ रहे हैं। तो जो लोग प्योर थ्योरेटिशियंस हैं वो इसको, उनके लिए ये थोड़ी सी वो भी होती है कि यार समझ तो आ नहीं रहा कि कर कैसे रहा है, तो क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि नहीं, ठीक है। सो एक यानी एथिकल प्रॉब्लम इनमें ये बन जाता है कि मिसाल के तौर पर जो हाईली क्रिटिकल चीज़ें, जहाज़ की फ़्लाइट है, ठीक है, उस पर मैंने न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर दिया और मुझे नहीं पता कि उसका न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, वो जो बंदे बैठे हुए हैं, तो अब मैं उस पर सारी आउटपुट्स पोटेंशियल तो नहीं मैं उसको देख सकता, लेकिन मैंने ये देख लिया कि वो 99.999% जो है वो ठीक काम कर रहा है, ठीक है। जितना मैं देख सकता था उतना मैंने देख लिया। तो क्या मैं उधर लगा दूं या मैं कहूँ नहीं वहाँ पर मुझे कोई दूसरा एल्गोरिथम चाहिए जिसमें मुझे एग्जैक्टली पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बन जाता है, या किसी मरीज़ का इलाज करना है और उधर आप इसकी बेस पर डिसीजन लें। तो मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि ये जो वो जो एक लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड के बाद जो है ना ह्यूमन एरर वैसे भी हो जाता है, ठीक है। तो वो मशीन एरर हो या ह्यूमन एरर हो, हम उसको हम शायद उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। यानी एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहना चाहिए, इसको एआई का नाम आई होना चाहिए बस, ठीक है। बस इंटेलिजेंस, वो मशीन हो इंटेलिजेंट या इंसान हो, वो तो बस इंटेलिजेंस ही यूज़ कर रहा है। तो ये शायद कुछ टर्मिनोलॉजीज चेंज होंगी और कुछ अरसे बाद जिस तरह सेल्फ ड्राइविंग कार्स में ये मसले आ रहे हैं कि एट टाइम्स 1 in a million कभी गाड़ी से भी गलती हो जाती है,
ठीक है। और बड़ी ऑकवर्ड सी गलती होती है कि कहते हैं किसी और चीज़ को बाहर से शेड ऐसा पड़ा था, उसने समझा दीवार है, उसने दूसरी तरफ मोड़ दी, ठीक है। लेकिन 1 in a million हुए और वो शायद इंसान को भी हो सकता था, ठीक है। तो मेरा ख्याल है मैं ज़ाती तौर पे उसके साइड वाला हूँ कि ठीक है, इट्स वर्थ अ रिस्क, क्या ज़्यादा से ज़्यादा फड़क जाएंगे, कोई बात नहीं। उसको लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं, एक ही पॉइंट पर पहुंच रहे होते हैं, इसको क्या बोलेंगे? नहीं, लीनियर रिग्रेशन उसको नहीं बोलते। लीनियर रिग्रेशन इसको बोलते हैं जो हमने फंक्शन बनाया θ0 + θ1x, और अगर ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो θ2 x1 θ2, जो कि लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो रिग्रेशन यानी कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की प्रेडिक्शन, और जो आप प्रेडिक्टर बना रहे हैं वो एक लाइन है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। ये जो शेप्स हैं, ये भी हमने रैंडमली एक शेप ड्रॉ की हुई है, बट ये कई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में आ जाती है, ठीक है। तो अगर आपका फंक्शन आपको पता है कि हमेशा बढ़ने वाला है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है, या आपको पता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो नहीं कहना चाहिए, अगर आपको पता है बोल शेप है मोनोटोनिकली में तो मिनिमा आएगा ही नहीं, लेकिन अगर आपको पता है कि वो बोल शेप्ड काइंड ऑफ कर्व है तो उसको हम बात कहते हैं कन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन। तो उसमें आपको पता होता है एक ही मिनिमा है नीचे, तो आप उधर पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल मिनिमा हो तो वहाँ पर फिर एक प्रॉब्लम बनता है कि उनमें से कौन सा मिनिमल है, ठीक है। तो लेकिन इन प्रैक्टिस ज़्यादातर ये इतना बड़ा मसला नहीं होता, इनमें से कोई सा मिनिमा जो है ना वो अच्छे नंबर्स आपको स्टिल दे देता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जिस तरह न्यूरल नेटवर्क्स में बाज़ का हम ये करते हैं कि वो डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क ये करते हैं कि वो उसमें डिफरेंट मिनिमास बन सकते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जिसको हम कहते हैं ना, तो उनमें हम क्या करते हैं, कई दफ़ा हम कमेटी ऑफ नेटवर्क्स बना देते हैं डिफरेंट। एक दफ़ा नेटवर्क ट्रेन किया, उसको शुरू में इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट कोई और दे दिया, दूसरा किया उसको कोई और दे दिया, तीसरा किया कोई और दे दिया, ठीक है। तो वो डिफरेंट जगहों पे कन्वर्ज हो गए। वो जो डिफरेंट जगहों पे कन्वर्ज हो गए, अब उनको कैसे यूज़ करें, उनमें एक तरीका ये हो सकता है कि हम देख लें कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने 500 न्यूरल नेटवर्क ट्रेन कर दिए, उनमें से जो टॉप 4-5 परफॉर्मिंग थे ना, उनकी कमेटी बना दी और उनकी एवरेज लेकर करना शुरू कर दी, ठीक है। तो ये तरीका भी यूज़ होता है, उसको हम कमेटी ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं, ठीक है। तो कॉमन सेंस की बात है ना कि आप ज़्यादा करें, तो यही काम बेसिकली चल रहा है। ओके, सो जो एक मिनट, हमारा भी टाइम खत्म हो गया, और चलो ठीक है, हम ग्रेडियंट डिसेंट को फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। आइडिया आपको इसका पूरा हो गया, ठीक है जी, कामरान।